प्रीलिम्स के लिए हम पढ़ेंगे तो क्या नोट्स बनाने चाहिए कि मास्टर शिफू नोट्स। मास्टर शिफू नोट्स क्या होता है, क्या वो सारी चीज़ें याद हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। और जैसा कि हम प्रीलिम्स के जो अलग अलग जो डाउट्स हैं, डायलिमाज हैं, उनके ऊपर डिस्कशन कर रहे थे। और जैसा कि मैंने बताया था कि ये जो डाउट्स और डायलिमाज है ना, इनको सभी को क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, ताकि आपकी जो पूरी मेहनत है, जो आपका हार्ड वर्क है, वो अपने आप ही स्मार्ट वर्क बन जाए। और जो स्मार्ट वर्क बन जाएगा तो स्मार्ट रिजल्ट के अंदर अपने आप ही कन्वर्ट हो जाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है सर? अभी 90 डेज़ बचे हैं, 88 डेज़ बचे हैं। अब इन 88 डेज के अंदर प्रीलिम्स के लिए हम पढ़ेंगे तो क्या नोट्स बनाने चाहिए। डाउट तो ऑब्वियसली आता है ना। ये डाउट मेरा तो सबसे बड़ा डाउट था कि सर अब इतने से टाइम के अंदर मैं नोट्स बनाऊंगा या याद करूंगा। ठीक है, तो इस डाउट को मैंने किस तरीके से, जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो मैंने हैंडल किया, उस चीज़ को भी अपन देखेंगे। ठीक है, तो अब है ना, मतलब आपको देखो, हर जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके नोट्स आपको नहीं बनाने, आपने जो पहले बना दिए हैं उन्हीं को पढ़ना है। अभी आपके पास उतना टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ टॉपिक्स के आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, उनके ऊपर अपन चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले है टेबल नोट्स। ठीक है, टेबल नोट्स का वीडियो ऑलरेडी आप लोगों ने, बहुत लोगों ने देख रखा है कि किस तरीके से टेबल नोट्स वगैरह बनाने होते हैं, क्यों बनाने होते हैं। तो प्रीलिम्स के लिए जो भी टॉपिक जो सिमिलर नेचर के हों, सिस्टर कंसेप्ट हों, डॉटर पेरेंट कंसेप्ट हों, उनको आपको टेबल फॉर्मेट में तैयार करना है। अब आप पूछोगे सर सिस्टर कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, तो देखो मैं बताता हूँ। जैसे सिस्टर कॉन्सेप्ट का एग्जांपल है अपना एगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी। ठीक है, एगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी है ना, दोनों की बहुत सारी चीज़ें क्या है ना, सेम है, लेकिन कुछ चीज़ें क्या है, एक दूसरे से डिफरेंट भी हैं। लेकिन जब एग्जामिनर क्वेश्चन सेट करेगा तो एगमेंटेड रियलिटी के ऊपर 4 स्टेटमेंट देगा, उन 4 स्टेटमेंट्स में से एक वीआर का स्टेटमेंट डाल देगा, और वहीं पे आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार ये स्टेटमेंट पढ़ा हुआ तो है, और वहीं पे आपसे यूपीएससी क्या करवाएगी, मिस्टेक करवाएगी। सिमिलरली जैसे कि और सिस्टर कंसेप्ट आप देखो, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हो गया, फिर और अपना गवर्नर हो गया, और फिर प्रेसिडेंट हो गया, और इसी तरीके से बहुत सारे सिस्टर कॉन्सेप्ट्स होते हैं। जैसे आपकी जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, इंडिपेंडेंट बॉडीज़ हैं, उन सभी के जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो एक दूसरे में उनके फीचर्स को क्या कर देंगे, वो एक ट्विक कर देंगे। एक का फीचर दूसरे में डाल दिया, दूसरे का इसमें डाल दिया, और इस तरीके से आपको वो क्या करेंगे, कन्फ्यूज़ करेंगे। उस कन्फ्यूजन से बचने के लिए आपको टेबल नोट्स बनाने होते हैं। और टेबल नोट्स कैसे बनाओगे, जैसे आपने ये यहाँ पे एक टेबल नोट्स बना दिया, ये यहाँ पे ए वी, ठीक है, एगमेंटेड ए आर, और ये वी आर। तो जो भी पॉइंट अलग है ना, उसको आप क्या कर लो, एक पर्टिकुलर मतलब बॉक्स बना दो कि यार ये पॉइंट अलग है, इसमें यूपीएससी क्या कर सकता है ना, कि इस एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट के साथ ना स्विच कर सकता है। तो इस तरीके से आप ना, मतलब कि जो यूपीएससी पूछने वाला है ना, जो अनप्रिडिक्टेबल है ना, उसको आप क्या करने लग जाओगे, टाइम के साथ प्रिडिक्ट करने लग जाओगे कि हाँ ये लगा था। इसी तरीके से अपन एंशिएंट हिस्ट्री की बात करते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री में क्या होता है ना, कि बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज आजकल पूछी जाती हैं। तो जैसे कि एक ग्राम, जैसे गांव को कोई ग्राम बोलते हैं, कोई नाडु बोलते हैं, अलग अलग जो अपने किंगडम्स थे उनके अंदर अलग अलग जो नाम थे, उन नाम में उनकी क्वालिटीज़ को आपस में क्या कर सकते हैं, यूपीएससी के अंदर स्विच कर सकते हैं। तो इसलिए उनके भी आप इसी तरीके से नोट्स बना सकते हो। इकोनॉमिक्स के अंदर अपन देखें, सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सारे बहुत सारे कंसेप्ट हैं, ये सारे एक दूसरे के सिस्टर कंसेप्ट्स हैं, और इनके पॉइंट्स एक दूसरे के साथ क्या कर सकते हैं अपन, बहुत जल्दी मतलब कि स्विच कर सकते हैं। फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी एक दूसरे के साथ स्विच कर सकते हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट हो गया, तो उसको ना, मतलब रिवेन्यू डेफिसिट या बाकी जो डेफिसिट्स हैं वो उसके सिस्टर कंसेप्ट हैं, उनके साथ क्या आप कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपके सिलेबस के अंदर जितने भी सिस्टर कंसेप्ट्स हैं, 50-60 सिस्टर कंसेप्ट के 50-60 पेज के आपने नोट्स बना लिए ना, गारंटी के साथ प्रीलिम्स के 10 क्वेश्चन आपके बहुत आसानी से सोल्व हो जाएंगे। और एग्जाम के अंदर वो रिस्क नहीं आएगा कि यार ये मेरा सही हो रहा है या गलत हो रहा है, या कहीं मैं कंफ्यूज तो नहीं हो रहा। वो सारी चीज़ें दूर करने के लिए आपके पास टेबल नोट्स एक मास्टर नोट्स है। ठीक है, आई थिंक कि आप क्लियर हो गए होंगे। अब दूसरा देखते हैं अपन, रिविजन नोट्स। रिविजन नोट्स कैसे होते हैं, रिविजन नोट्स ऐसे होते हैं कि आपको मतलब कि लास्ट के टाइम पे रिवाइज करना है, कुछ डिफ़िकल्ट जो पार्ट्स हैं आपके, तो आप उसकी पूरी थ्योरी को हटा दोगे, उसके अंदर से पूरा जो ग्रामर पार्ट है वो हटा दोगे। जैसे कि ना, मतलब मानो कि मुझे क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज़ की लिस्ट है ना पूरी तैयार करनी है, तो मैं ऐसे लिखूँगा, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ठीक है, और फिर उसकी अब ऐसे नाम लिख दूंगा 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें कहीं भी कोई ग्रामर नहीं आएगी। तो इस तरीके से ये बहुत ज़्यादा कंप्रेस्ड नोट्स होते हैं। तो जैसे मुझे याद है कि डीपीएसपी का जो
मेरा नोट था ना वो केवल ना हाफ पेज का था, कि जैसे कि मैंने ऐसे लिखा 40 पंचायत, और इस तरीके से एकदम छोटा छोटा सारी ग्रामर को मैंने क्या कर दिया ना कि रिमूव कर दिया, कि 44 में क्या है यूसीसी है, 40 में क्या है पंचायत है। इस तरीके से क्या ना पूरी ग्रामर को ना क्या कर दो आप, रिमूव कर दो। पूरी ग्रामर को रिमूव करने से जो टॉपिक आपको डिफिकल्ट लगते हैं, ये रिवीजन नोट्स कौन से टॉपिक्स के बनाने हैं, जो आपको डिफिकल्ट लगते हैं उनकी पूरी ग्रामर वगैरह आप क्या कर दो, सारी को हटा दो, ताकि आपके पास जो भी डिफिकल्ट टॉपिक होंगे ना वो 5 या 6 पेजेस के अंदर ही होंगे, और उनको आप ना 10 से 12 बार एक बार देख दोगे ना तो वो फोटो जो अपनी आपकी फोटोजेनिक मेमोरी है उसके अंदर सेट हो जाएंगे। तो ये दूसरे प्रकार के नोट्स हुए, इसमें किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हो। अब तीसरा है नोट्स इन द स्टैंडर्ड बुक्स। ये बहुत लोग करते हैं प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि आपको क्या करना है। अब जैसे आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो या फिर आपने स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हो, तो स्पेक्ट्रम की हर लाइन है ना प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बहुत सारे टॉपिक्स तो ऐसे हैं जो मेंस के लिए होते हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जैसे एक कोई बैटल है, जैसे मानो बैटल ऑफ पानीपत है, ठीक है, ठीक है। अब ये फोर्ट हुई थी, वाज फोर्ट, ठीक है, बिटवीन ए एंड बी, हेमू एंड अकबर, जैसे कि अपन बात करें इन और जो भी आपका ईयर है उसमें, ठीक है। इस प्रकार का सेंटेंस है। तो जो ना स्टैंडर्ड बुक के अंदर है ना जो भी नोट्स बनाते हैं ना, वो क्या करते हैं कि एक पर्टिकुलर हाइलाइटर लेते हैं, और हाइलाइटर और पेन लेते हैं, और जो भी जैसे मेरा था कि यदि स्पेक्ट्रम को पढ़नी है उसमें ग्रीन कलर से जो भी हाईलाइट है वो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, जो अपना मतलब पिंक कलर से हाईलाइट है वो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से मैंने सेग्रीगेट कर रखा था। अब जैसे कि ये बैटल ऑफ पानीपत है, तो एक तो मैंने इसको क्या कर लिया कि बैटल ऑफ पानीपत को मैंने मतलब कि ब्लॉक में डाल दिया। फिर किस किस के बीच में, ए और बी के बीच में हुई थी, तो अब ए और बी है उसको ब्लॉक में डाल दिया, और एक जो ईयर है ना तो इस ईयर को ब्लॉक में डाल दिया। अब यूपीएससी जब भी स्टेटमेंट बनाएगी ना तो या तो ये चेंज करेगी या ये चेंज करेगी या ये चेंज, इन तीन को चेंज करने के अलावा कोई नया सिस्टम नहीं है उसके पास की क्रिएट करने को। तो यदि आप स्टैंडर्ड बुक को इस तरीके से सेग्रीगेट कर लेते हो ना कि ना मतलब इसमें कौन कौन सा जो वर्ड है वो स्विच हो सकता है, कौन से वर्ड की जगह दूसरा वर्ड रिप्लेस हो सकता है, यदि आप इस तरीके से पढ़ लोगे ना तो स्टैंडर्ड बुक से आने वाले 30-40 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके ना मतलब कि आराम से सही हो जाएंगे। तो ये होते हैं कि स्टैंडर्ड बुक्स के अंदर नोट्स किस तरीके से बनाते हैं। अब अगले पे आते हैं। फिर अपन ने जब है ना डिफरेंट टाइप्स के नोट्स की जब बात कर रहे थे, तो एक नोट्स जैसे मैंने बताया था कि मास्टर शिफू नोट्स। मास्टर शिफू नोट्स क्या होता है, जो भी मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जैसे प्रीलिम्स के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन है ना मतलब पूछे जाते हैं, उनकी आप एक निमोनिक्स टाइप में ना मतलब कुछ बना देते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मतलब कि एक फेडरलिज्म को याद करने के लिए मैंने ऐसा याद कर रखा था कि 2CJ, ठीक है। ये 2CJ क्या है, अब इससे किस तरीके से मतलब कि याद होता है ये, ठीक है। तो अब जैसे 2 का मतलब है कि 2 डिविजन्स होंगी, तो मतलब आपका जो गवर्नमेंट है उसमें है ना सेपरेशन ऑफ पावर होगा, डिवीज़न होंगी, बाय कैमरलिज्म होगा, और वो जो पावर होगी वो सेंटर एंड स्टेट के बीच में ना डिवाइड होगी, इसमें मतलब 2 लेवल्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगी। सी फॉर कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन की ना 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ज़रूरी है कि वो रिटर्न हो, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन इज मस्ट फॉर द फेडरलिज्म। फिर है ना वो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन हो, मतलब इसको चेंज करना आसान नहीं हो वरना तो सेंटर कभी भी चेंज कर देगी। फिर है ना उस कॉन्स्टिट्यूशन की ना सुप्रीमेसी हो। तो ये तीनों चीज़ें ना मतलब आप कॉन्स्टिट्यूशन की यदि मेंटेन कर पाते हो मतलब कि तो आप फेडरलिज्म है। जे फॉर होता है जुडिशरी, जुडिशरी क्या हो, इंडिपेंडेंट हो, ठीक है। अब देखो आप ना विजन की जब भी टेस्ट सीरीज लगाते हो ना तो ये एक उनका ना स्टैंडर्ड क्वेश्चन है कि व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ फेडरलिज्म। तो क्या करते हैं कि 3 तो फीचर्स इनमें से उठा लेते हैं, इन 7 के अंदर से एक आधा फीचर्स क्या करेंगे ना, पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कोई रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का कोई फीचर होगा ना, उसको वो क्या कर देंगे उठा के आपके उस ऑप्शन के अंदर डाल देंगे। और वहाँ पे आप क्या हो जाओगे ना कि कन्फ्यूजन में आ जाओगे कि ना मतलब ये सही है या ना मतलब ये गलत है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको सही लगेंगी जब आपको, मैंने अभी बताया ना मतलब आप खुद से ना ये क्वेश्चन पूछ के देखो कि आपने ना सभी ने 10-10 12 बार पॉलिटी पढ़ रखी होगी, क्या आपको फेडरलिज्म के सारे फीचर्स एक साथ टिप्स पे थे?
तो इसी तरीके से आपको क्या, मैं दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के ना जो मिनिमम बेसिक फीचर्स होते हैं 10 फीचर्स याद हैं आपको? या फिर मैं आपको पूछूं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के ना 7 फीचर्स होते हैं, याद हैं आपको? या कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के 8 फीचर्स होते हैं, वो क्या वो याद हैं आपको? इसी तरीके से बहुत सारे मतलब अपने इकोनॉमिक्स में ज्योग्राफी के अंदर कंसेप्ट होते हैं। जैसे ज्योग्राफी के अंदर है ना मतलब कि अपनी अलग अलग 4 प्रकार की ना रेनफॉल होती है, 2 प्रकार की जैसे माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस होती है, अलग अलग टाइम पे 4 प्रकार की ना फेज आए थे जिसमें माउंटेन बिल्डिंग भी थी। क्या वो सारी चीज़ें याद हैं? तो जहाँ पे भी है ना आपको 4 फीचर्स 5 फंक्शंस इस तरीके से कुछ है ना याद करना हो जो प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, उनके लिए आप मास्टर शिफू नोट्स बना सकते हो, ताकि प्रीलिम्स में जब भी क्वेश्चन आए तो आप अपना मास्टर शिफू का दिमाग लगाओ कि ये पॉइंट्स थे, ये जो पॉइंट है ये बाहर से उठा के लाए हैं और उससे आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। तो आज हमने ये क्या टॉपिक पे डिस्कशन किया कि अभी आने वाले जो 88 डेज हैं उसके अंदर आप प्रीलिम्स की तैयारी करोगे, तो क्या प्रीलिम्स की तैयारी के लिए आपको नोट्स बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए? जैसा मैंने बताया कि हर टॉपिक के लिए आपको नोट्स नहीं बनाने हैं, कुछ टॉपिक्स के लिए आपको नोट्स बनाने हैं। जो सिस्टर कंसेप्ट हैं उनके लिए आपको टेबल नोट्स बनाने पड़ेंगे। फिर जो रिवीजन, जो डिफ़िकल्ट टॉपिक्स आपको लगते हैं उनके लिए रिवीजन नोट्स बनाओ। उसके बाद जो बाकी जो भी जितने भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनकी ना ब्लॉक वाली स्ट्रेटजी से स्टडी करो। उसके बाद जो ना मतलब टॉपिक्स होते हैं जिनके फिक्स फंक्शंस होते हैं, फिक्स फीचर्स होते हैं, या फिक्स नंबर ऑफ़ चीज़ें एकदम मतलब कंक्रीट होती हैं कि इतने ही 4 फीचर होंगे या 4 फंक्शन होंगे या 4 डिवीज़न होंगे, उनके लिए आपको मास्टर शिफू नोट्स बनाने हैं। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी आपको यदि इसमें कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में आप ना वो लिख देना, ताकि नोट्स से रिलेटेड कोई डाउट आपका रहे नहीं। और इस प्रकार से यदि आप नोट्स बनाओगे तो आई होप कि आपका ना मतलब आसानी से प्रीलिम्स ना अच्छे खासे मार्जिन से आपका क्लियर हो जाएगा। तो इसी के साथ लगे रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, बाय।